Hello students, hope all are fine and safe at home. Okay, now in the last lecture we have discussed the four factors of the production. क्या ऐसी चीज़ें होती है जो कहीं पर भी प्रोडक्शन को अफेक्ट करती है, कंपलसरी चीज़ें क्या होती है, जिसमें फर्स्ट वन हमने देखा था लैंड। आपको किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करवाना है, चाहे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो या कोई फैक्ट्री प्रोडक्शन हो, सबसे पहले आपको क्या रिक्वायरमेंट है, लैंड की। और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए आपको स्पेशली कल्टिवेबल लैंड होनी चाहिए, उपजाऊ ज़मीन होनी चाहिए, फर्टाइल लैंड होनी चाहिए जहाँ पर आप कल्टीवेशन करवा सको। ठीक है। सेकेंड थिंग वी हैव सीन वॉज लेबर। लेबर मतलब मजदूर जो आपके लिए वहाँ पर काम कर रहे हैं। लेबर आपका अच्छा होना चाहिए, स्किल्ड लेबर होना चाहिए। स्किल्ड और अनस्किल्ड मैंने बताया था, ऐसा लेबर जिसको वो काम बहुत अच्छे से आता हो, अगर ऐसा लेबर आपके पास होगा तो काम बहुत अच्छे से हो पाएगा। देन थर्ड थिंग वी हैव सीन वाज फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल में हमने दो पार्ट देखे थे, एक फिक्स्ड कैपिटल देखा था, एक वर्किंग कैपिटल देखा था। फिक्स्ड कैपिटल वो हुआ जो आपने एक बार इम्प्लीमेंट कर दिया, जैसे कि अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो ट्रैक्टर्स ला दिए, ठीक है, ट्यूबवेल लगा दिए इरिगेशन फैसिलिटी के लिए, फिर काफ़ी लंबे टाइम तक आपको उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका फिक्स्ड हो गया। और वर्किंग कैपिटल मतलब आपको बार बार रिन्यू करना पड़ रहा है, आपको बार बार हर बार सीजन वाइज सीड्स लाने पड़ेंगे, हर बार सीजन वाइज फर्टिलाइजर्स लाने पड़ेंगे, तो ये आपका वर्किंग कैपिटल हुआ। एंड देन लास्ट वन वाज ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल मतलब स्किल्स इन इंटरप्राइजेस, मतलब आपकी इतनी स्किल होना कि आप सारी इन चीज़ों को कंबाइन कर कर एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट तैयार कर सके, आप ऐसा प्रोडक्ट निकाल सके जिससे आपको प्रॉफिट हो, उसको क्या बोलेंगे हम, ह्यूमन कैपिटल बोलेंगे। जैसे बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं आजकल, एजुकेशन सेंटर्स होते हैं जहाँ पर पर्टिकुलर किसी वर्क के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो क्या करते हैं, ह्यूमन कैपिटल को तैयार करते हैं। Okay, now first thing we will see is land. Now you can see land is fixed in पालमपुर. Land is fixed मतलब काफ़ी टाइम से पालमपुर में 1960 से जितनी लैंड फार्मर्स के पास थी उतनी ही लैंड है, उसमें कोई एक्सपांजन नहीं हुआ है, लैंड बड़ी नहीं है। 75% पॉपुलेशन पालमपुर की किस चीज़ पर डिपेंड करती है, फार्मिंग पर डिपेंड करती है। फार्मर्स से और फार्म लेबर्स है। लेबरर्स मतलब जो दूसरों के फार्म पर काम करते हैं, जिनके पास अपनी खुद की लैंड नहीं है, ठीक है। तो 75% ऐसी पॉपुलेशन है जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से जुड़ी हुई है, या तो उनके खुद के फार्म से या तो फिर वो किसी और के फार्म पर काम करते हैं। बट सिंस 1960 देर इज़ नो एक्सपांजन इन द लैंड एरिया। कल्टीवेशन के लिए लैंड एरिया में कोई एक्सपांजन नहीं है। कुछ वेस्ट लैंड थी जो उन लोगों ने अपने काम के लिए यूज़ की, उसके अलावा और कोई एक्सपांजन नहीं हुआ है, कोई बड़ा एक्सपांजन नहीं हुआ है। देन सेकेंड, इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम सेम लैंड। जितनी लैंड उनके पास है, क्या उतनी ही लैंड से ज़्यादा क्रॉप्स उगाया जा सकते हैं? तो उसका एक आंसर है हमारे पास मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग की हेल्प से हम एक ही पीस ऑफ लैंड पर ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। हाउ? अलग अलग सीज़न में अलग अलग क्रॉप्स आते हैं, रबी क्रॉप्स आते हैं, खरीफ क्रॉप्स आते हैं, तो अलग सीज़न में हम उस लैंड को यूज़ कर कर डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। वहाँ पर पालमपुर में व्हाट फार्मर्स यूज टू डू इन रेनी सीजन, दे यूज टू सो खरीफ क्रॉप्स, जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया। एंड इन रबी सीजन्स, इन विंटर सीजन, दे यूज टू ग्रो व्हीट, ओके। एंड सम ऑफ द लैंड इज स्पेसिफिकली असाइन फॉर शुगर कैन। थोड़ी सी लैंड उन्होंने फिक्स कर रखी है जहाँ शुगर कैन की कल्टिवेशन होती है। सो इन दिस वे दे कैन ग्रो different crops on the same land, and this practice is known as multiple cropping. एक ही लैंड पर अलग अलग क्रॉप्स उगाने की प्रैक्टिस को क्या बोलते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग बोलते हैं। नाउ मल्टीपल क्रॉपिंग इज़ नॉट ईजी। अगर मल्टीपल क्रॉपिंग होनी इतनी ईजी होती तो हमारे यहाँ बहुत सारे फार्मर्स ये प्रैक्टिस कर रहे होते, बट मैनी फार्मर्स आर नॉट एबल टू डू मल्टीपल क्रॉपिंग। नाउ वाई दे आर नॉट एबल टू डू मल्टीपल क्रॉपिंग एंड वाई फार्मर्स इन पालमपुर आर एबल टू डू मल्टीपल क्रॉपिंग? उसका मेन रीज़न क्या है? इससे पहले मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि इलेक्ट्रिसिटी कम्स वेरी अर्ली इन पालमपुर। इलेक्ट्रिसिटी जल्दी आ गई थी, जिससे मैंने आपको ये भी बताया था कि इसका क्या फ़र्क पड़ा था, वो हम बाद में देखेंगे। सो हियर यू कैन सी कि इलेक्ट्रिसिटी जो कि जल्दी आ गई पालमपुर में, जिसकी वजह से इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी हो गई। इरिगेशन फैसिलिटीज़ मतलब सिंचाई होती है जो, जहाँ पर हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो जो ट्यूबवेल्स थे, अब उसके मोटर्स के थ्रू, इलेक्ट्रिक रन मोटर्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, ईजिली पानी फेच कर सकते हैं किसी भी सीज़न में, चाहे वो समर्स हो, विंटर्स हो, किसी भी सीज़न में पानी फेच कर सकते हैं और इरीगेशन कर सकते हैं।
जबकि हमारी कंट्री के बहुत सारे फार्मर्स इस चीज़ के लिए किस पर डिपेंड है, रेन्स पर डिपेंड है। इरिगेशन किस चीज़ पर डिपेंड करता है, रेन पर डिपेंड करता है। वो इसीलिए होते हैं कि रेन्स आएगी तभी इरिगेशन होगा अपने आप, मतलब नेचुरल इरिगेशन होगा, और वो वही क्रॉप्स ग्रो कर पाते हैं जो रेनी सीजन के अंदर हो सकते हैं। उसके अलावा दूसरे सीजन्स में उनके पास पानी अवेलेबल नहीं होता है, दे आर नॉट हैविंग द सफिशिएंट वाटर टू इरिगेट देयर फील्ड्स, इसलिए क्या नहीं कर पाते, वो दूसरे कोई क्रॉप्स ग्रो नहीं कर पाते। पर पालमपुर में इसलिए मल्टीपल क्रॉपिंग की प्रैक्टिस इतनी सक्सेसफुल रही क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जल्दी आ गई। जबकि इन इंडिया देयर आर मैनी सच विलेजेस वेयर द इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट देयर, इसलिए वो ट्यूबवेल से इतनी ईजीली पानी फेंच कर और अपने फील्ड्स इरिगेट नहीं कर सकते। ओके, नाउ द सेकेंड थिंग, दे आर यूजिंग द HYV सीड्स। HYV सीड्स मतलब हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ सीड। हाई यील्डिंग वेराइटी मतलब कि ऐसे सीड्स जो कम अमाउंट में यूज़ करो आप और आपको बहुत अच्छा प्रोडक्शन मिले, उसको हाई यील्डिंग कहते हैं। ठीक है, ऐसे सीड्स यूज़ कर रहे हैं। फिर वहाँ पर केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं नेचुरल मैन्योर की जगह। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स क्या करेंगे, आसपास के जितने भी इंसेक्ट्स है जो क्रॉप्स को हार्म कर रहे हैं उसको जल्दी किल करेंगे। फर्टिलाइजर्स क्या करेंगे, एकदम से सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देंगे। एंड बिकॉज ऑफ दिस द फार्मर्स आर एबल टू ग्रो मोर एंड मोर क्रॉप्स इन वेरी लेस टाइम। जैसे हमारे यहाँ इन इंडिया पंजाब में, हरियाणा में और वेस्ट उत्तर प्रदेश के कुछ विलेजेस में ये प्रैक्टिसेस फॉलो होती है। उसके अलावा बहुत मॉडर्न इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि ट्रैक्टर्स यूज़ हो रहे हैं, थ्रेशर्स यूज़ हो रहे हैं। ओके, जिसकी वजह से प्लफिंग वगैरह इजी हो रही है और कम टाइम में हो रही है। तो ऑल दिस आर द रीजंस, ये जितने भी अभी मैंने हाईलाइट किए हैं, ये ऑल दिस आर द रीजंस जिसकी वजह से पालमपुर में फार्मर्स क्या कर पा रहे हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग कर पा रहे हैं। कम लैंड है उनके पास, फिक्स्ड लैंड है, फिर भी वो क्या कर पा रहे हैं, अच्छे से अपना काम कर पा रहे हैं, अच्छा प्रोडक्शन दे पा रहे हैं। नाउ हियर यू कैन सी द चार्ट कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स आजकल यूज़ करते हैं फार्मर्स। पहले के कंपेयर में, पहले जो ट्रेडिशन मेथड चलता था उसके कंपेयर में आजकल यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से फार्मिंग प्रोडक्शन अच्छा हो गया है। HYV सीड्स मैंने अभी आपको बताया, हाई यील्डिंग सीड्स, फर्टिलाइजर्स अच्छे यूज़ करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं, फिर उसके बाद पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं। फिर ये इरिगेशन के लिए कितनी चीज़ें, कैनाल्स यूज़ करते हैं, पंप सेट्स यूज़, इलेक्ट्रिसिटी और डैम्स बनते हैं आपको पता है। कैनाल्स आपको पता है कि जैसे कहीं से भी पानी जा रहा है, अगर कोई नेचुरल वाटर रिसोर्स है जो थोड़ी दूर पर है तो वहाँ से वो कैनाल बनाकर अपने फील्ड्स तक ले आते हैं। पंप सेट्स मतलब मोटर्स यूज़ होती है जिसकी वजह से अंडरग्राउंड वाटर फैच करते हैं और फिर उससे अपने फील्ड को इरिगेट करते हैं। और फ्लफिंग वगैरह के लिए क्या यूज़ करते हैं, ट्रैक्टर्स यूज़ करते हैं। नाउ next aspect is green revolution. Now I hope you have heard about the green revolution. आप लोगों ने green revolution के बारे में सुन रखा होगा। green revolution 1940-1970s में हमारे यहाँ, हमारी कंट्री में स्टार्ट किया गया था टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया गया था। ऐसे और भी बहुत सारे रिवॉल्यूशंस है, जैसे कि वाइट रिवॉल्यूशन किसके लिए है आपको पता होगा, मिल्क के लिए है। वैसे ही येलो रिवॉल्यूशन ऑयल के लिए है, ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। वैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को एनहेंस करने के लिए यूज़ किया गया था। नाउ व्हाट आर द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो अभी आप लोगों ने देखा कि फार्मर्स क्या कर पा रहे हैं, अब फार्मर्स मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ कर पा रहे हैं एग्रीकल्चर में। दिस आर द थिंग्स अंडर द ग्रीन रिवॉल्यूशन। इंडियन गवर्नमेंट ने ये सारी चीज़ें फार्मर्स को प्रोवाइड करवाई थी कम से कम रेट्स के ऊपर, ताकि वो क्या कर सके, अपना प्रोडक्शन बढ़ा सके। अब उसको और अच्छे से समझ सकते हैं हम कि हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीरियल ग्रेन्स, मतलब कि वही HYV सीड्स यूज़ किए थे। ठीक है, उसके अलावा क्या किया, एक्सपांशन ऑफ इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई गई जैसे इलेक्ट्रिसिटी, ट्यूबवेल्स, अंडरग्राउंड वाटर फेचिंग की फैसिलिटीज़, वहाँ इलेक्ट्रिक मोटर्स लगवाई गई जिससे क्या कर सके, वो इरीगेशन अच्छे से कर सके। देन मॉडर्नाइजेशन टेक्निक्स में आप ट्रैक्टर्स बोल सकते हो, कैनाल सिस्टम बोल सकते हो। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड सीड्स का मतलब ये होता है कि ऐसे सीड्स जो दो वैरायटी से मिलकर बने हों, प्योर सीड्स ना हो। जैसे एक सीड हो गया जिसमें एग्जाम्पल लेकर चलते हैं हम कि सीड ए एंड सीड बी। अब मान लो सीड ए ऐसा है जिसमें डिजीज़ रेजिस्टेंस अच्छा है, ठीक है, वो क्या कर सकता है
डिजीज़ को, किसी भी डिजीज़ को इजीली नहीं लेगा। कोई भी डिजीज़ अगर आएगी, कोई इंसेक्ट आएगा या कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा, तो वो क्या कर जाएगा, उस डिजीज़ को रेजिस्ट कर जाएगा, मतलब वो उससे लड़ जाएगा, उस डिजीज़ को फाइट कर जाएगा, तो उस क्रॉप पर डिजीज़ नहीं लगेगी। और दूसरा सीड ऐसा है कि जो हाई प्रोडक्शन देगा, ठीक है। अब एक क्या कर रहा है, डिजीज रेजिस्टेंस दे रहा है, और एक क्या कर रहा है, हाई प्रोडक्शन दे रहा है। तो इन दोनों सी, हमें इस वाली क्वालिटी की भी ज़रूरत है, हमें इस वाली क्वालिटी की भी ज़रूरत है। तो इन दोनों को हमने क्या कर दिया, दोनों सीड्स को मिला दिया। इन दोनों का लैब में टेक्निकली क्या होता है, टेक्नोलॉजी की हेल्प से दोनों सीड्स का फ्यूजन होता है, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स मिला दी और हमने क्या किया, एक नया सीड बनाया। नाउ दिस AB विल बी हाइब्रिडाइज्ड सीड। ये कौन सा सीड कहलाएगा, हाइब्रिडाइज्ड। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइब्रिडाइज सीड्स। फिर सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स, मतलब कि आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स बनाया गया। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ये सारी चीज़ें जब फार्मर्स को मिली, तो दे हैव इंक्रीज द प्रोडक्शन आउटपुट, उनका एग्रीकल्चर आउटपुट क्या हो गया, बढ़ गया। नाउ नेक्स्ट, विल द लैंड सस्टेन। विल द लैंड सस्टेन का मतलब, इसके लिए आपको पहले समझना होगा कि सस्टेन का क्या मतलब होता है। सस्टेन वर्ड मतलब आप किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हो, ठीक है, डेवलपमेंट कर रहे हो आप, और डेवलपमेंट के साथ साथ आप उसको मेंटेन भी कर रहे हो। मेंटेन मतलब आप ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट किया आपने और आपने उस चीज़ को डिग्रेड कर दिया। डेवलपमेंट के साथ जनरली क्या होता है, हम उसको डिग्रेड कर देते मतलब ख़राब कर देते हैं। लेकिन आप डेवलपमेंट के साथ अगर उसको मेंटेन भी कर रहे हो ताकि वो काफ़ी लंबे समय तक चल सके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सस्टेन करना, कि हम उसको सस्टेन कर रहे हैं। तो विल द लैंड सस्टेन क्यों पूछा उन्होंने, यू हैव एनी आइडिया कि लैंड के सस्टेन कर पाएगी ज़्यादा टाइम तक, ऐसा क्यों पूछा। सी देर आर रीजन्स बिहाइंड इट। जब मैंने आपको ग्रीन एग्रीकल्चर की बात बताई, तो एक चीज़ ग्रीन एग्रीकल्चर में जो बार बार यूज़ हो रही है आर द फर्टिलाइजर्स। ओके, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स यूज़ हो रहे हैं, और ये कौन से हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया, अंडरग्राउंड वाटर फैचिंग। अंडरग्राउंड क्या कर रहे हैं, वो मोटर की हेल्प से अंडरग्राउंड वाटर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ें क्या करेगी, लैंड को डैमेज करेगी। बार बार जब सॉइल के ऊपर केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ होंगे, पेस्टिसाइड्स यूज़ होंगे, और बार बार जब अंडरग्राउंड वाटर निकाला जाएगा, तो अंडरग्राउंड वाटर लेवल कम हो जाएगा। ये दोनों ही चीज़ें क्या करने वाली है, लैंड को इफ़ेक्ट करने वाली है। इसलिए हम पूछ रहे हैं कि क्या ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से लैंड ज़्यादा टाइम तक सस्टेन कर पाएगी, क्या हम लैंड की क्वालिटी मेंटेन कर पाएंगे। Green evolution is associated with loss of fertility due to increased use of chemicals, depletion of underground water due to tube well irrigation. Once environmental resources are destroyed, it takes years to restore them. एक बार अगर एनवायरमेंटल रिसोर्सेज ख़राब हो गए, अंडरग्राउंड वाटर लेवल कम हो गया, तो फिर काफ़ी साल लग जाते हैं उसको वापस रिप्लेनिश करने में, उसको वापस ठीक करने में। तो इसको आप क्या ले सकते हो, दिस आर द ड्रॉबैक्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के ड्रॉबैक्स है। ड्रॉबैक्स मतलब क्या, उसकी लिमिटेशन, मतलब कि उसके नेगेटिव पॉइंट्स है। ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के क्या है, नेगेटिव पॉइंट्स हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। Now, how is land distributed between the farmers of पालमपुर। कैसे लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे कि हमने इससे पहले देखा था कि 450 फैमिलीज है, जिसमें से 60 to 80 फैमिलीज हायर क्लास की बिलोंग करती है, बाकी SC है, शेड्यूल्ड कास्ट को बिलोंग करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबके पास एक जैसी लैंड डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं होगा। किसी के पास ज़्यादा लैंड है, जो रिच फार्मर्स है उनके पास ज़्यादा लैंड है, और जो स्मॉल फार्मर्स है उनके पास बहुत कम लैंड है, ठीक है। स्मॉल पीसेज ऑफ लैंड्स आर देयर। और कुछ है 450 फैमिलीज़ में से कुछ ऐसे हैं जो लैंडलेस भी है, कितने, 1/3 आउट ऑफ 450 आर लैंडलेस। उसके अलावा कुछ फैमिलीज है जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम लैंड है, और कुछ मीडियम और लार्ज फार्मर्स है जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड है। हियर यू कैन सी द प्लॉट, यहाँ पर okay, now you can see the plot in front of you on the screen. Here on this plot, many fields you can see, like this one, many are big fields, okay, more than 2 hectares. These are owned by the large farmers and medium farmers. ये कौन ओ कर रहा है इन फील्ड्स को, लार्ज फार्मर्स और मीडियम फार्मर्स। हाउ दे आर ओइंग दिस फील्ड्स, बिकॉज दे आर
गिविंग लेबर टू अदर फार्मर्स, जो स्मॉल फार्मर्स है, जो लैंडलेस फार्मर्स अभी हमने देखे कि 1/3 क्या है लैंडलेस फार्मर्स है, तो ये अपने फील्ड्स पर उनसे काम करवाते हैं, ठीक है। अदर देन दैट मैनी फैमिलीज आर हैविंग मोर देन हाफ आर हैविंग दिस स्मॉल प्लॉट्स ऑफ फील्ड्स, बहुत सौ के पास क्या है छोटे छोटे प्लॉट्स हैं। अब डिसएडवांटेज ये होता है कि आपको एक बार एक सीज़न हुआ, आपने पूरा हार्वेस्टिंग कर लिया है, सारा कुछ इरिगेशन फैसिलिटीज़ वगैरह सारा कुछ आपने किया, अगर बड़ा फील्ड होता है तो आपको एक बार में लार्ज प्रोडक्शन मिलता है, जबकि स्मॉल फील्ड्स में स्मॉल स्मॉल पीसेज ऑफ प्रोडक्शंस आर देयर, तो इसलिए वहाँ पर फार्मर्स को क्या होता है लॉस होता है। नाउ टू अंडरस्टैंड दैट हाउ दिस फील्ड्स आर लाइक दिस, कैसे ये हुआ कि इतने छोटे फील्ड्स क्यों है, उसके लिए हम ये इससे समझ सकते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल कि एक फार्मर है, फार्मर जिसका नाम हम ले लेते हैं अभी फार्मर ए, ठीक है, फार्मर ए है ना। फार्मर ए के पास अभी 2.25 हेक्टर्स का क्या है फील्ड है, 2.25 हेक्टर्स का उसके पास कंप्लीट टोटल फील्ड है, और उसके 4 बेटे हैं, 4 सन्स आर देयर, तो मतलब कि उसकी फैमिली काफ़ी बड़ी है। तो इस हिसाब से दिस फील्ड इज़ नॉट इनफ, दिस फील्ड इज़ नॉट गिविंग इनफ प्रोडक्शन टू द फैमिली, उनका बहुत अच्छा कंफर्टेबली कोई प्रोडक्शन नहीं चल रहा है। दिस एग्जाम्पल इज़ गिवन इन योर बुक ऑल्सो, यू कैन रीड इट फ्रॉम देयर, आई हैव गिवन यू द PDF, ओके। सो फ्रॉम दिस फील्ड देयर सर्वाइवल इज़ नॉट सो मच ईजी। बट अब क्या हुआ, आफ्टर द डेथ ऑफ दिस फार्मर व्हाट हैपन नाउ, दिस फील्ड इज़ डिवाइडेड अमॉन्ग 4 सन, ये इतना बड़ा 2.25 हेक्टर का फील्ड 4 सन्स में क्या हो गया डिवाइड हो गया, A1 A2 A3 एंड A4। नाउ 2.25 को आप 4 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करो तो वो पार्ट्स क्या हो गए और छोटे हो गए, ऑलरेडी इट वाज नॉट इनफ, अब वो और छोटे हो गए, मतलब अब पीस ऑफ लैंड, अब ज़रूरी नहीं है चारों को एक साथ एक ही जैसा कल्टीवेशन करना हो, ऑल 4 आर डूइंग देयर सेपरेट कल्टीवेशन। तो इस हिसाब से क्या होता है हमारे ये इंडिया में ये रिचुअल है, हेरिडिटी चलती रहती है, एक के बाद एक जो पोजीशंस है, हेरिडिटी पोजीशंस क्या होते हैं आगे बढ़ते जाते हैं, विरासत जिसको बोलते हैं। तो उस हिसाब से पीस ऑफ लैंड बार बार क्या होता रहता है डिवाइड होता रहता है, डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है, और जब डिवाइड होगा तो क्या होगा वो कम होगा, और कम पीस ऑफ लैंड पर इतना ज़्यादा हमें बेनिफिशियल प्रोडक्शन नहीं मिल पाता है, ओके। नाउ हियर यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू the 6 activities, the farming activities are given, okay, and the names are also given aside it. Now you have to put the sequence of this activity and then you have to show me that which activity comes first, then second, then third, then fourth, okay. Hope you have understood the video, you have the lecture, and whatever queries you are having, whatever doubts you are having, you can ask me. Then in the further lecture hopefully we will finish the chapter, and I am giving you the notes along with it. Complete the notes in your fair copy, okay. Side by side आप notes को चलते जाने दो, एक साथ बैठकर पूरा नहीं लिखना है, जैसे जैसे आपको कंटेंट मिलता जाता है you just complete your notes, okay. Thank you and be safe, be home.